हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे हम लोगों ने डैम्प्ड आस्लेशन पढ़ा हुआ था और डैम्प्ड आस्लेशन के ही लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं। तो डैम्प्ड आस्लेशन का हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक, मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि 5th लेक्चर मेरा लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में डैम्प्ड आस्लेशन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थे जिनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है, रिलैक्सेशन टाइम है और क्वालिटी फैक्टर है। ठीक, ये 2-3 टर्म्स है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक, चलते हैं अपने पहले पेज पे। तो कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी है जो कि हमारे प्रीवियस वीडियोज़ के आउटपुट्स हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने बताया था कि जो हमारा डैम्प्ड आस्लेशन का तीसरा केस था वो एक्चुअल केस था और उसी से मैंने निकाला हुआ था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ मैंने रखा हुआ है। ठीक, फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे। अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होता क्या है एक्चुअल में, तो मैंने डिफिनीशन लिखी नहीं है बट डिफिनीशन मैं ओरली बोल दे रहा हूँ। आप लोग चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो जनरली हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द नेचुरल लॉग ऑफ द रेशियो ऑफ द सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स इज नोन एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक, यानी कि सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स के रेशियो का नेचुरल लॉग लेना है। अब सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स जो लेंगे उसमें सबसे खास बात क्या है कि दो एम्पलीट्यूड्स के बीच टाइम इंटरवल क्या होगा। तो दो एम्पलीट्यूड्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो t/2 होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दो इंटरवल्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो दो एम्पलीट्यूड्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होना चाहिए, t/2 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से हम लोग चाहें तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी एम्पलीट्यूड की वो कितनी आ जाएगी, ये टर्म जो है हमारा, यही हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे v0/ओमेगा e⁻ -RT/2m। ठीक, ये पावर में लिखा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड एम्पलीट्यूड की बात करें, सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड ले सकता हूँ, थर्ड फोर्थ ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ मैं। तो जनरली मैं फर्स्ट और सेकंड एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ। फर्स्ट एम्पलीट्यूड हमारा कहाँ पे है, t/4 टाइम पे, यानी कि स्मॉल t = t/4 अगर हम पुट कर दें तो हमारा फर्स्ट एम्पलीट्यूड कितना होगा हमको पता चल जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड एम्पलीट्यूड की बात करें तो सेकंड एम्पलीट्यूड के लिए मैंने अभी बताया कि टाइम गैप कितना होना चाहिए, t/2 का। तो अगर t/4 से t/2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 3t/4 आ जाएगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, t/2 ये है और यहाँ पे क्या है 3t/4। t/2 आप लोग जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो 3t/4 पर हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू निकाल लें। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो हमारा a1 है ये t/4 पर है। तो t/4 पर हमारा कितना आ जाएगा, v0/ओमेगा e⁻ RT/4/2m। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये t/4 मैंने लिखा हुआ ऊपर /2m। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, v0/ओमेगा e⁻ RT/8m। ठीक, ये हमारे a1 की वैल्यू आ गई, यानी फर्स्ट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं सेकेंड एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिख लूँ, a2 की। a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v0/ओमेगा e⁻ R। अब की बार t कितना लेना है, 3t/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3t/4/2m। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा v0/ओमेगा e⁻ -3RT/8m। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, 4 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो क्वांटिटी आ गए a1 a2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जो होता है उसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं जनरली। तो जो लैम्डा आता है वो कितना आता है, नेचुरल लॉग ई ऑफ द एम्पलीट्यूड सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स। तो मैंने ये लिख लिया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ द सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स। ये हमको फाइंड आउट करना है। a1 a2 की वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, ये सारी वैल्यू उठा करके लैम्डा वाले क्वेश्चन में पुट कर दूँगा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हमको मिल जाएगा। ठीक, तो अब मैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट यहाँ निकालने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बोर्ड कहीं से शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि a1 a2 की वैल्यूज है हमारे पास। यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी है, log e a1/a2। ठीक, इसी चीज़ को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो हम पुट करेंगे वैल्यू जब, तो क्या आएगा, log e a1 की वैल्यू कितनी है, v0/ओमेगा
ई टू द पावर माइनस आर टी बाई 8m होल टोटल अपान वी नॉट अपान ओमेगा ई टू द पावर माइनस 3RT बाई 8m। ठीक, ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए आप, ओमेगा नॉट वी नॉट अपन ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू लॉग ई, ऊपर क्या बचेगा ई टू द पावर माइनस RT बाई 8m इंटू करके मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर, ये जो क्वांटिटी है ऊपर चली जाएगी 3RT बाई 8m। ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए यहीं से लैम्डा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा लॉग ई टू द पावर, ये बेस में ई है, लॉग ई टू द पावर लिख रहा हूँ, बेस ई है, ध्यान दीजिएगा। ई टू द पावर में कितना आ जाएगा 2RT बाई 8m। ठीक, या इसी चीज़ को और सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं लिखने जा रहा हूँ लैम्डा इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई टू द पावर RT बाई 4m। ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया, ये चीज़ आ गई। अब चूंकि ये लॉग है और ये पावर में है तो पावर वाली क्वांटिटी आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा RT बाई 4m लॉग ई बेस ई। और आप लोग जानते हैं कि लॉग ई बेस ई जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो हमारा जो लैम्डा आएगा वो कितना आ जाएगा RT बाई 4m। ठीक, यानी कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी RT बाई 4m के बराबर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हूँ। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू आ रही है इसमें टाइम पीरियड टी जो है वो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द ऑसिलेटर ये भी कांस्टेंट होगा, 4 कांस्टेंट ही है। तो हमारा डायरेक्टली जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट किस पे डिपेंड करेगा, डैम्पिंग फैक्टर पे, यानी डैम्पिंग फैक्टर स्मॉल r पे हमारा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डिपेंड करेगा। अगर डैम्पिंग फैक्टर ज़्यादा है तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो वेव के या फिर कह सकते हैं कि ऑसिलेशन के डिक्रीज करने का रेट हो वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म है यह है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो यहाँ पर भी मैंने डिफिनीशन नहीं लिखा हुआ है, डिफिनीशन मैं ओरली बोल दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम किसी भी मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए डिफाइन किया जाता है जब हमारा ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेटर है, तो डैम्प्ड ऑसिलेटर में उसका चूँकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते हुए कितने टाइम के बाद अपने इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स एम्पलीट्यूड बचता है। ठीक, मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स एम्पलीट्यूड होने में जो टाइम लगेगा वही टाइम इंटरवल क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। ठीक, अब रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे मैंने जनरली डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन लिखा हुआ था, ये सब पीछे के आउटपुट से ध्यान दीजिएगा, जितने मैंने लिख रखे हुए हैं ये क्या है, पिछले वीडियो लेक्चर्स के दूसरे और तीसरे वीडियो लेक्चर्स के आउटपुट हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने एम्पलीट्यूड की वैल्यू लिख ली है। ठीक, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहाँ पे है, AT, यानी कि एट एन इंस्टेंट टाइम इंस्टेंट t। ठीक, अब मैं निकालने जा रहा हूँ, अगर मैं मान लूँ कि जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक, ये टाउ हो। ठीक, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, टाउ हो, तो हमारा जो AT प्लस टाउ आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड T प्लस टाउ टाइम इंटरवल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V0 अपान ओमेगा, इसमें T के जहाँ पे क्या रख देंगे, T प्लस टाउ e टू द पावर माइनस RT प्लस टाउ, सॉरी अपान 2m। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, AT प्लस टाउ। अब AT प्लस टाउ किसके बराबर होगा, AT प्लस टाउ जो होगा वो हमारे 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ AT प्लस टाउ जो होगा ये 1/e टाइम्स ऑफ AT के बराबर होगा। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टाउ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा AT प्लस टाउ, मैंने अब T प्लस टाउ क्यों लिखा, क्योंकि टाउ को ही मैंने रिलैक्सेशन टाइम मान रखा है, और रिलैक्सेशन टाइम अगर मान रखा है तो रिलैक्सेशन टाइम के टाइम इंटरवल बाद
हमारा क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यूज़ कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी मैं सीधे वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। अब इसको ना लिख करके क्या करूँगा, वैल्यूज सीधे मैं पुट करने जा रहा हूँ। V0/ओमेगा e टू द पावर -RT प्लस τ/2m, ठीक, इज इक्वल टू 1/e टाइम्स ऑफ AT की वैल्यू कितनी है, ये लिखा गया है V0/ओमेगा e टू द पावर -RT/2m। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। V0/ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ क्या बचेगा, 1/e मैं इधर छोड़ रहा हूँ, इस क्वांटिटी को इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने का मतलब क्या है, हमारे पास बचा हुआ क्या है, e टू द पावर -RT/2m इंटू e टू द पावर -R τ/2m, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपान e टू द पावर -RT/2m। ये क्वांटिटी नीचे लग चला आया, इधर क्या आ जाएगा 1/e। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है, इसको कट कर दिया मैंने। अब बचा क्या हमारे पास, e टू द पावर -R τ/2m इज इक्वल टू 1/e को मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर -1। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ पावर्स को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, जो R τ/2m है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। माइनस साइन मैंने दोनों तरफ हटा दिया। ठीक, अब यहाँ से टाउ की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2m/r। ठीक, यानी कि जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, अगेन आप देख पा रहे हैं कि m कांस्टेंट है तो नीचे r बचा हुआ है, तो जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो डैम्पिंग फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा वैल्यू किसका आ गया, रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक, अब इसके आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग तीसरी क्वांटिटी की तरफ। जो हमारा तीसरी क्वांटिटी है वो क्या है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को ही हम लोग फिगर ऑफ मेरिट्स भी बोलते हैं, मैंने लिखा नहीं है मैं बोल दे रहा हूँ। क्वालिटी फैक्टर को ही फिगर ऑफ मेरिट्स भी बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने के लिए 2π इंटू यानी 2π टाइम्स टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैकेनिकल ऑसिलेटर डिवाइडेड बाय द एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। ठीक, यानी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैकेनिकल ऑसिलेटर अपान एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल को अगर 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वालिटी फैक्टर। ठीक, अब यहाँ क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए हमको दो क्वांटिटी चाहिए, 2π तो कांस्टेंट ही है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल ऑसिलेटर। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन मैकेनिकल ऑसिलेटर कितना होता है, तो पीछे हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकाल रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ET की वैल्यू इतनी आई हुई है जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमको निकालना क्या है, एनर्जी लास्ट पर साइकिल। अब एनर्जी लास्ट पर साइकिल कैसे निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कितना होगा, यानी कि मैं निकालने जा रहा हूँ dt ऑफ ET। ठीक, सॉरी जैसे ET लिखा हुआ है लिखा जाएगा dt ऑफ ET। ठीक, ये कितना आ जाएगा, dt ऑफ 1/2 m V0 स्क्वायर e टू द पावर -RT/m। ठीक, यहाँ पे ET की वैल्यू गिवन है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेता हूँ और बाकी डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, e टू द पावर -RT/m का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1/2 m V0 स्क्वायर। जब आप लोग e टू द पावर -RT/m का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेम क्वांटिटी आएगी। ठीक, तो e टू द पावर -RT/m इंटू, अब e टू द पावर में जो क्वांटिटी है -RT/m, तो -RT/m का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -R/m। ठीक, ये मल्टीपल में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होल टोटल क्वांटिटी ये कितनी आ जाएगी, यानी कि जो मैं DET/dt निकाल रहा हूँ, DET/dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ये कितनी आ जाएगी, -1/2 R V0 स्क्वायर
ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, डी ई टी बाई डी टी, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी लास्ट पर साइकिल। एनर्जी लास्ट पर साइकिल निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, एनर्जी लास्ट पर साइकिल निकालने के लिए एक टाइम इंटरवल से, यानी एक टाइम पीरियड से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो एनर्जी लास्ट पर साइकिल को माइनस डेल्टा ई से दिखाया जाता है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ लास्ट पर साइकिल। ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डी ई टी बाई डी टी इंटू टाइम इंटरवल टी। वन कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, टाइम इंटरवल टी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक, या टाइम पीरियड कह सकते हैं इसको। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्वांटिटी मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, माइनस पहले से भी है, एक क्वांटिटी इसमें माइनस आया हुआ है, यानी कि माइनस 1/2 आर वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम इंटू कैपिटल टी। ठीक, यानी ये कितना आ गया, माइनस डेल्टा ई की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 1/2 आर टी वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 2 बना लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ मैं। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज हमको क्या क्या मिल गया, एनर्जी लास्ट पर साइकिल पहले से पता है, और टोटल एनर्जी स्टोर इन द मैकेनिकल ऑसिलेटर पहले से पता है ईटी की वैल्यू, और अब क्या मिल गया, एनर्जी लास्ट पर साइकिल। ये दोनों वैल्यूज उठा करके इस क्यू वाले इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, जो क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन है। ठीक, इसमें पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ई टी है, ई टी की वैल्यू कितनी है 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम। ठीक, उसके बाद डिवाइड किससे करना है, माइनस डेल्टा ई से। माइनस डेल्टा ई की वैल्यू ये आई हुई है, इसको पुट करने जा रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 1/2 आर टी वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम। ठीक, अब इसमें जो क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, तो वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ई टू द पावर माइनस आर टी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक, यहाँ से हमारा क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, मैं थोड़ा सा बोर्ड शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हमारे Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q इज इक्वल टू 2 पाई एम ऊपर बचा हुआ है अपान आर टी, ये बचा हुआ है। ठीक, यानी क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू आ गई ये 2 पाई एम अपान आर टी के बराबर आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने निकाला हुआ था, जी आप लोगों को दिखा दूँ, जो टाउ की वैल्यू है ये 2m अपान आर के बराबर आया हुआ है। ठीक, यानी रिलेक्सेशन टाइम टाउ की जो वैल्यू आई हुई है कितने है, 2m अपान आर के बराबर। तो यहाँ पे 2m अपान आर के यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टाउ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू पाई बाई टी इंटू 2m बाई आर, या ऐसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, पाई टाउ बाई टी। ठीक, यानी क्वालिटी फैक्टर का एक और इक्वेशन आ गया हमारे पास, पाई टाउ बाई कैपिटल टी। ठीक, यहाँ पे टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, पाई कांस्टेंट है, और टी क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। ठीक, तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। एक चीज़ और आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहें तो आप लोग पढ़े होंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, यहाँ से आप कैपिटल टी की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू पाई टाउ अपान 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं अपान में 1 कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा पाई टाउ अपान 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। क्वालिटी फैक्टर का एक और इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास,
यहाँ मैं लिख देता हूँ Q इज इक्वल्स टू ओमेगा टाउ अपान 2। ठीक, तो क्वालिटी फैक्टर का एक और एक्सप्रेशन मिल गया हमको, ये छठा कर देता हूँ और ये हमारा क्या है, पाँचवा है। यानी कि हमारे पास चौथा, पाँचवा और छठवां तीनों ही एक्सप्रेशंस क्या हैं, क्वालिटी फैक्टर के एक्सप्रेशंस हैं। तो ये हमारे 3 टर्म्स थे। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा एक बार में दिख जाए। देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, क्वालिटी फैक्टर हो गया। ठीक, जस्ट इसके पीछे वाले पेज पे हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो रिलैक्सेशन टाइम भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, टाउ की वैल्यू 2m/r के बराबर आती है। इसके जस्ट पहले पे ये हमारा पहला पेज था जहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट छूट गया था, तो ये पहला पेज है जहाँ पे हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कैलकुलेट किया है। तो ये हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन का सबसे लास्ट लेक्चर था। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी दिक्कत हो, यानी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा कैलकुलेशन कैसे किया गया है, या कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे किया कर दिया गया है, या अदर कोई क्वेरी हो आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, हर एक कमेंट का रिस्पांस किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फोर्स्ड ऑसिलेशन पे होगा, और इसी के साथ साथ कुछ वीडियोज में BSc थर्ड ईयर के भी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो BSc थर्ड ईयर के भी प्लेलिस्ट में आप लोग जा सकते हैं, BSc थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं। इसमें मैं फोर्स्ड ऑसिलेशन BSc सेकेंड ईयर में देने जा रहा हूँ। हाँ, BSc सेकेंड ईयर में ही जो टॉपिक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये पूरा का पूरा टॉपिक भी मैं इसी लेक्चर की सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो जस्ट इसके बाद यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशन के साथ साथ ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।